उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबका हृदय से स्वागत करूंगा कि आप सब लोग नागपुर में आए हैं और नागपुर का सांसद होने के नाते मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे राष्ट्र के पुनर्निर्माण में हम 3 बातों का जिक्र महत्वपूर्ण पिलर के रूप में करते हैं। हमारे देश के और हमारे सामाजिक इतिहास में जो हमारे 3 पिलर हैं उसमें से एक है इथिक्स, दूसरा है इकोनॉमी और तीसरा है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस विषय के बारे में आप सब लोगों ने चिंतन किया है, मनन किया है, अध्ययन किया है और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से भविष्य के नेता के रूप में एक अच्छी प्रेरणा लेकर आप सब लोग आपके जीवन में कार्य करोगे। जहां तक पर्यावरण की बात है उसमें 3 महत्वपूर्ण बातें जिसका हम लोग बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। पहला प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन, दूसरा प्रॉब्लम है वाटर पोल्यूशन और तीसरा प्रॉब्लम है साउंड पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन होता है उसके लिए मैं थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस हूं, क्योंकि मैं जो ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं उस मंत्री होने के नाते 40% जो प्रदूषण है उसके लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जिम्मेदार है। मेरे पास ऑटोमोबाइल का भी पार्ट है और इसलिए स्वाभाविक रूप से पिछले 10 साल में इसमें कार्य करने की कोशिश मैंने बहुत की है। कुछ प्रमाण में सफलता मिली है। पहली बात जो है, जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल में जो पेट्रोलियम फ्यूल है ये हमारे लिए केवल प्रदूषण की समस्या नहीं है, तो हमारे लिए एक आर्थिक समस्या भी है। अभी हम 16 लाख करोड़ रुपए के फॉसिल फ्यूल अभी इंपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले 2-3 साल में ये 25 लाख करोड़ रुपए तक जाएगा। हमारे देश में 2 बातों का एक्सपर्टाइज हिंदुस्तानियों को नैसर्गिक रूप से भगवान से प्राप्त है कि एक ऑटोमोबाइल नंबर कैसे बढ़ाना और पॉपुलेशन का नंबर कैसे बढ़ाना। इसमें रात दिन मेहनत करके पूरा देश ईमानदारी से बहुत कर्मठता के साथ काम कर रहा है और ये दोनों समस्या हमारे सामने बहुत गंभीर रूप से है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ऐसा है कि जिसका मैं मंत्री हूं। मैं जब मंत्री बना 2014 में तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7 लाख करोड़ था। आज 7 लाख करोड़ टोटल व्यवहार था। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज हुआ है 12.5 लाख करोड़। वर्ल्ड के सभी ऑटोमोबाइल ब्रांड्स आज हमारे देश में उपस्थित है और मुझे हर नए मॉडल का लॉन्चिंग करने का मौका मिलता है। तो मैं इलेक्ट्रिक और अल्टरनेटिव फ्यूल पे जो होगा उनको प्रोत्साहित करते रहता हूं। तो पहली बात ऐसी है कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 12.5 लाख करोड़ है। उसमें से 4.5 से 5 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है और ये इंडस्ट्री है देश की सबसे महत्वपूर्ण, जिसने 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दिया है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह कि ये इंडस्ट्री है जो राज्य सरकार और भारत सरकार को रेवेन्यू के रूप में जीएसटी के द्वारा सबसे ज्यादा रेवेन्यू राज्य सरकार और भारत सरकार को ये इंडस्ट्री देती है। आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सामने रखा है वो पूरा करने में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए एक तरफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ेगी तो रोजगार मिलेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ेगी तो रेवेन्यू मिलेगा, पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ेगी तो प्रदूषण बढ़ेगा। तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने ये समस्या है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बढ़े और प्रदूषण न निर्माण हो। और इसलिए 2004 से लेकर मैं इस पे लगातार काम कर रहा हूं। मुझे याद है कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघ चालक सुदर्शन जी जो थे वो बहुत बार ये बातें कहते थे कि ये अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल की बात करते थे। तो मैं उनके साथ मुझे बुला बुला कर समझाते थे। मैं 2004 से इस पे काम कर रहा हूं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सब सरकार थी तो वाजपेयी जी ने राम नाईक जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ब्राजील गया था, उसमें मुझे भी भेजा था। तो स्वाभाविक रूप से आउट ऑफ बॉक्स कोई आइडिया होती है तो हमारे सिस्टम में उसके ऊपर विश्वास करने के लिए बहुत समय लगता है। और यही रहा कि इसके बारे में सुदर्शन जी कहते रहे
और उनको जितना सीरियसली लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। बाद में हम लोग बोलते रहते थे, तो मैं बीजेपी का अध्यक्ष था और मैं बार बार बोलता था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, तो मुझे कहते थे क्यों बोलते हो, ये होने वाला नहीं है। तो आज एक होते हुए दिख रहा है और इसलिए इस कंसेप्ट को आप जैसे लोगों ने अच्छी तरीके से समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जो है अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायोफ्यूल। बायोफ्यूल इस देश में निर्माण करना इसलिए आवश्यक है कि हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ रेट 12% है। एक समय हमारे एग्रीकल्चर में टोटल लोग 85 to 90% लोग गांव में रहते थे। नाउ 65% लोग केवल गांव में रह रहे हैं। ये 30% लोगों का जो माइग्रेशन हुआ है, इसका कारण हमारे कृषि ग्रामीण क्षेत्र में, जंगल के क्षेत्र में विशेष रूप से अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे रोड नहीं है, किसानों के फसल के सही दाम नहीं है, और स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ सस्टेनेबिलिटी न होने के कारण बड़े प्रमाण पर युवा लोग माइग्रेट होके बड़े बड़े मुंबई, पुणे, कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई इधर सुधर जाते हैं। तो इससे अर्बन समस्याएं बड़ी है और इसलिए एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बायोफ्यूल बहुत आवश्यक है। अब बायोफ्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल जो है जिसका देश में शुरुआत हुई है वो है इथेनॉल। हमारे यहाँ हम लोग शुगर फैक्ट्री में सी मोलाइसिस और बी मोलाइसिस जो मिलता है उससे इथेनॉल बनाते हैं। अभी टेक्नोलॉजी आई, शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है। अब टेक्नोलॉजी आई है कि कॉर्न से, ब्रोकन राइस से, फूड ग्रेन से इथेनॉल बनता है। अब हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करके भी इथेनॉल बना सकते हैं और आसाम में नुमालीगढ़ में हम बाम्बू से इथेनॉल बना रहे हैं। तो पहली बात हमने निर्णय पहला यह किया कि हम 20% इथेनॉल पेट्रोल में डालेंगे, तो हमारा 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट कम होगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। अब हमारे देश में कौन से, बिहार में पूरा कौन होता है। आज बिहार में 100-150 फैक्ट्री इथेनॉल की आ सकती है, उत्तर प्रदेश में आ सकती है। युवाओं को रोजगार मिल सकता है और देश का प्रदूषण कम हो सकता है, इंपोर्ट बिल कम हो सकता है, देश की इकोनॉमी मजबूत हो सकती है और इसका फायदा हो सकता है। तो इथेनॉल पर बड़े प्रमाण पर जैसा काम हो रहा है, अभी पानीपत में मैं बहुत पीछे लगा था और हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरा हुआ है। इंडियन ऑयल ने शुरू किया है कि जो परली है, राइस स्ट्रॉ, उसको जलाने से जो प्रदूषण होता था, अब परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, उसके बाद में 150 टन बायो बिटुमिन और करीब 76,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जिस पर हवाई जहाज चल सकता है, वो तैयार हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि हमारा किसान को हम पहले अन्नदाता कहते थे, फिर किसान ग्रीन पावर तैयार करने लगा तो ऊर्जादाता बना। अब किसान जो है वो बिटुमिन दाता बना है। हमारे देश को 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी की क्षमता है और अब 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। अब मैंने ये निर्णय किया है कि मैंने इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट की और यूज टायर के ऊपर की बंदी निकाल दी। हमारे सर्कुलेशन इकोनॉमी को हम जोर दे रहे हैं और इसका पहला है कि देश का, दुनिया का जितना भंगार है उसको अपने देश में लाओ। तो पहली बार टायर लाकर उसके रबर पाउडर निकाल करके हम 15% बिटुमिन में डालते हैं। तो रबर पाउडर का रेट है 30 रुपए किलो और बिटुमिन का है 20 रुपए किलो, और रबर डालने से रोड की क्वालिटी सुधरती है। तो अब बिटुमिन यहाँ से हमारे देश को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एविएशन फ्यूल में अब डावोस में चर्चा हो रही थी कि पेट्रोलियम फ्यूल में 5% बायो एविएशन फ्यूल डालना। आपको याद होगा कि बहुत 2 साल पहले धर्मेंद्र प्रधान जब मंत्री थे तो स्पाइस जेट का एक विमान मैंने बहुत पीछे पड़कर देहरादून से दिल्ली लाया जिसमें 50% बायो एविएशन फ्यूल थी। जब विमान के लिए अजय सिंह जी को मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि मेरा विमान कल अगर इंजन बिगड़ गया तो क्या करना। मैंने बोला तेरे बहुत काम किए, एक बिगड़ गया हमारे नाम पे लगा देना। तो पहला विमान सक्सेसफुली आया। 2 साल पहले 26 जनवरी के दिन हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट पूरे 100% बायो एविएशन फ्यूल पे चले और अभी विस्तारा का एक हवाई जहाज प्राज इंडस्ट्रीज के बायो एविएशन फ्यूल पर चला। तो अब किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता और हवाई ईंधन दाता बना। वैसे मैं किसान हूं और मैं जितना कुछ बोल रहा हूं उसका सब प्रयोग करता हूं। मेरे सामाजिक उपक्रमों का टर्नओवर 2,500 करोड़ है। तो मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इतना विद्वान नहीं हूं, मैं बड़ा मीडियोकर इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। अब योग आयोग से मुझे 7 डिलीट्स मिली है, उसमें से 4 एग्रीकल्चर साइंस की है और 3 बाकी इंजीनियरिंग में। पर मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ था क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लग गई थी
और इमरजेंसी के खिलाफ मैं 11th में था, वही फ्राइको स्टाइल मशीन से पॉम्पलेट निकालना वही काम करता था, विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था। तो मेरा परसेंटेज आया 52% और साइंस में मेरा परसेंटेज आया 49.26%। तो प्रोफेशनल कॉलेज के में 50% मार्क चाहिए मिनिमम, उसमें मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, इसलिए मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। मैं इंजीनियर नहीं हूं। मेरे बारे में एक मिस इंप्रेशन बहुत लोगों में है कि मैं इंजीनियर हूं और इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हूं, ऐसा मैं नहीं हूं। पर मुझे 7 डॉक्टरेट्स डीलिट्स मिली और कल मुझे जयपुर यूनिवर्सिटी की मिलने वाली है 8वीं। तो मैं उसमें वाटर कंजर्वेशन में और एग्रीकल्चर में मेरी ज़्यादा रुचि है। मैं यहाँ विदर्भ के क्षेत्र में 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, 2 लाख लीटर मैं इथेनॉल बनाता हूँ, प्लास्टिक से पेट्रोल बनाता हूँ। और अभी मेरा प्रयोग मेरा नहीं है, एक साइंटिस्ट ने सिद्ध किया था। अभी मैं कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बनाने का प्लांट, आज ही पूरा प्लांट तैयार हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल तैयार होगा। तो मैं ये लोगों को कहता हूं कि तुम ये स्वच्छता अभियान जो है ये तभी यशस्वी होगा कि तुम वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करो। आप यहाँ बैठे हो, हमारा शहर ये पहला ऐसा है कि मैंने 8 से 8 साल पहले अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, प्राध्यापक अनिल सोले, वो मेयर थे, और मैंने उनको बुलाकर कहा कि अपना टॉयलेट का पानी अपने को बेचना है। तो उन्होंने मुझे कहा, नितिन जी तुम कुछ भी फंडा बताते हो, कौन लेगा? अरे मैंने बोला तुम सुनो तो मेरी बात। और हमने यहाँ उस समय JNRU में हमारे पूरा टॉयलेट का पानी शुद्ध किया और कोराडी और खोपरखेड़ा 2 जगह पर 5000 मेगावाट के लिए हम पूरा यूज वाटर रिसाइकलिंग करके सप्लाई कर रहे हैं और हमारी कारपोरेशन 300 करोड़ रुपए साल की कमा रही है। तो पहली बात, वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices. We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And second thing जो हमारी theory है विद्यार्थी परिषद की, कि no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate technology. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. अभी मैं दिल्ली में एक UR2 करके बहुत बड़ा रास्ता बना रहा हूँ, पानीपत से आते हुए 20 मिनट में एयरपोर्ट चले जाएंगे, नहीं तो 1.5 घंटा लगता है। तो गाजीपुर टेकड़ी का मैंने 7 मीटर कचरा कम किया और 25 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। गुजरात में अहमदाबाद डोलेरो में 25 लाख टन कचरा हमने अंदर डाला है, पर वो पूरा कचरा डालना अच्छा नहीं है। अब कचरे को सेग्रीगेट करना चाहिए, उसमें से मेटल, ग्लास और प्लास्टिक अलग करना चाहिए, वो सिस्टम आई है। अब मैं प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बना रहा हूँ और गन्ना काटने के लिए जो मशीन चलती है उसमें 50% डीजल के साथ डाल रहा हूँ, तो वो आता है 36 रुपये लीटर, डीजल 110 रुपये लीटर। तो मेरा कहना यह है कि प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बन सकता है। प्लास्टिक से बहुत सी इंडस्ट्री आई है। फिर एल्यूमिनियम, कॉपर, मेटल जो होगा वो रिसाइकलिंग होगा, ग्लास का रिसाइकलिंग होगा, जो पत्थर वगैरह होंगे वो कंस्ट्रक्शन के काम में आएंगे, और ऑर्गेनिक वेस्ट जो होगी उससे मिथेन तैयार होगा और मिथेन से बायोडाइजेस्टर में मिथेन तैयार होकर उससे हाइड्रोजन तैयार होगा। अब मैं राइस स्ट्रॉ से CNG और LNG बना रहा हूँ। ऐसे पंजाब, हरियाणा में और देश में 186 प्लांट है जिसका मैं एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, और वो इसी से बायोडाइजेस्टर में डालकर CNG LNG बना रहे हैं। नागपुर में यहाँ एक पंप मैंने एक को शुरू करने का, LNG का पंप है नागपुर में, एक CNG का पंप है। और अभी हमारी ऑटो रिक्शा, बसेस, ट्रक, नागपुर महापालिका की 100 बस हमने CNG पे कन्वर्ट की। तो कचरे से या बायोमास से हम CNG और LNG बना सकते हैं। जब LNG पे चाकण में मैंने 2 फैक्ट्री में मैं गया था, मर्सिडीज, मैंने इलेक्ट्रिक मर्सिडीज को लॉन्च किया, और जो मर्सिडीज के ऑल इंडिया के चेयरमैन थे उन्होंने मुझे कहा कि इसके बाद हमने तय किया है कि नो डीजल नो पेट्रोल, वी विल ओनली गो फॉर इलेक्ट्रिक। तो मर्सिडीज ने इलेक्ट्रिक से ब्लू एनर्जी करके कंपनी है, उनका मैंने एक ट्रक लॉन्च किया, वो LNG पर है। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है और चाइना में 8 से 10% है, और विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में 12% है। हम एक्सपोर्ट मार्केट में कॉम्पिटेंट नहीं बन पाते क्योंकि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है। अभी हमने अच्छा हाईवे बनाया है, तो अभी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 50 घंटे लगते थे, 12 घंटे में गाड़ी जाएगी। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा, अभी 1 दिसंबर तक हो जाएगा। मेरठ के लिए 4.5 घंटे लगते थे, 45 मिनट में होता है। बेंगलोर से चेन्नई 4.5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हो जाएगा। मैसूर से बेंगलोर 3.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में होता है। दिल्ली से जयपुर 4.5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में हो जाएगा। तो रोड तो अच्छे बने, पर अगर फ्यूल बदल जाएगी, और वो बदल रही है, इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG, हाइड्रोजन, ये आ जाएगा, तो मेरा विश्वास है कि 2024 समाप्त होने के पहले हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, 9% पे आएगी।
अगर ये 14-16 से 9 पे आ गई तो 5% अगर कम होगा तो वी विल बी मोर कॉम्पिटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट, जिससे हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा, हमारी इकोनॉमी समृद्ध और संपन्न होगी। तो पहली बात तो ऐसी है कि फ्यूल और रोड दोनों से अच्छा होने से ये होता है। अब रही इथेनॉल की बात, मैं आपको आह्वान करूंगा, अभी हमने निर्णय किया, मैं बहुत दिन पीछे पड़ा था, अभी 8 दिन पहले ही निर्णय लग गया है। इंडियन ऑयल के चेयरमैन को मैंने कहा था कि आप इथेनॉल के पंप डालो, वो 400 पंप डाल रहे इथेनॉल के। अब इथेनॉल 60 रुपये लीटर है और पेट्रोल 120 रुपये लीटर है। मेरे यहाँ टोयोटो की इनोवा गाड़ी है दिल्ली में, वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरा करती है, और वो 100% बायो इथेनॉल या 100% पेट्रोल पे चलती है। इथेनॉल का रेट 60 रुपये, मैं इथेनॉल पे गाड़ी में घूमता हूँ दिल्ली में, वो 60 रुपये का इथेनॉल डालकर वो गाड़ी 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। तो पेट्रोल की तुलना में अगर उस एवरेज की तुलना करेंगे तो उसका रेट आता है 25 रुपये पर लीटर। तो आप मुझे बताइए कि आपका भी फायदा है। अब टीवीएस, हीरो, बाद में बजाज, मेरे आग्रह पर सबने 2 व्हीलर बना दिए है, मोटरसाइकिल स्कूटर बना दिया है। अब मैं आपसे आह्वान करूंगा कि अब जल्दी ही आप अगर गाड़ी 2 व्हीलर खरीदना है तो 100% बायो फ्यूल पर चलने वाली मोटरसाइकिल खरीदी करिए, प्रदूषण 0, नो पोल्यूशन, और रेट सस्ता, आधा। अभी मुझे याद आया, मैं ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर था, प्रेसिडेंट के लिए खड़ा था विद्यार्थी परिषद से, तब बड़ी भुखमरी थी, पैसे नहीं रहते थे। आप जरा अच्छे दिनों में हो तो मेरे पास एक लूना थी, वो लूना पर डबल सीट बिठाता था। कभी एक आधे बार मौका है तो मैं देखो, अभी तो वैसे वजन मेरा कम हुआ है, तो लूना पे जाते थे। परसों मैंने इलेक्ट्रिक लूना लॉन्च की, चल मेरी लूना, दिल्ली में। मेरे को इतना आश्चर्य लगा कि मैं जब लूना चलाता था, मैं बात कर रहा हूँ 80 की, तब मेरी लूना मुझे जो पेट्रोल 40-45 रुपए भाव था और मेरा पर किलोमीटर खर्चा आता था 40 पैसा। और कल 2 दिन पहले मैंने एक इलेक्ट्रिक लूना लॉन्च की जो उससे पुरानी लूना से बहुत मजबूत है। वो लूना कीमत उसकी 69,000 है, पर उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 10 पैसे है। तो इलेक्ट्रिक हमारे देश में तैयार होती है, और इसलिए पहली बात यह है कि बायो फ्यूल में बहुत फायदा भी। बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है, ये नुमालीगढ़ करके आसाम में है, वहाँ बाम्बू काट कर लाया, इथेनॉल बनाया। तो वहाँ के एमडी, नागपुर के एमएससीएल के एमडी थे, वहाँ से मुझे मिलने के लिए आए। तो मैंने उनको कहा कि आप क्या जो पेट्रोल और डीजल आप बांग्लादेश भेजते हो ना? बोले हाँ। तो बोला एक काम करो कि तुम्हारे पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल दो और बांग्लादेश भेज दो। इससे नॉर्थ ईस्ट में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, सबको बाम्बू काटेंगे, वो बाम्बू बहुत है, और ट्रांसपोर्ट करके आपको देंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और बाम्बू के से इथेनॉल बनेगा, वो अगर बांग्लादेश जाएगा तो उनका पेट्रोल 2 रुपये लीटर सस्ता होगा, और तुमको उतना पेट्रोल इम्पोर्टर बढ़ जाएगा। तो तुम ये इथेनॉल डाल के पेट्रोल भेजो। तो पहली बात, इथेनॉल ये किसानों का फ्यूल है। अगर ये इथेनॉल अगर 5 लाख करोड़ का हो गया तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो 13% है वो 21% पे पहुंचेगा। गांव में रोजगार तैयार होंगे। जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल एंड फॉरेस्ट इकोनॉमी को बदलना है तो बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल ये बहुत अच्छा है। ये क्यों सक्सेसफुल होगा? क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में 4 बातें जरूरी होती है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। अगर ये 4 बातों में इथेनॉल और पेट्रोल की डिमांड बहुत है, और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप ये जो इथेनॉल है, ये इकोनॉमी जो है ये 5 लाख करोड़ की बनेगी, तो सबसे पहले फायदा उसका किसान को होगा। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट रीजन। दूसरी बात जो है कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम होगा और देश का प्रदूषण कम होगा। तो इसलिए पहला इथेनॉल की इकोनॉमी डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और जिसको आप 20% डाल रहे हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बायोमास में, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, एंड बाय यूजिंग बायोमास वी कैन मेक बायो सीएनजी एंड बायो एलएनजी। तो गैस इकोनॉमी में भी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे इसमें दोनों भी काम जोरों में शुरू है। कल एक यूट्यूब पर मैंने देखा, एक ने अपनी मोटरसाइकिल ये गोबर से गैस बना और उसके ऊपर वो चलाता है। वो दिन दूर नहीं है, ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं। तो मेरा जितने जितने अल्टरनेटिव बातें उस पर काम करो। अब मैं ये 2004 से मैं यही बोलते रहता हूँ, मैं इसका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बनाऊँ देश में। तो लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं, तुम बोलते इथेनॉल भी करो, मेथेनॉल भी करो, सीएनजी भी करो, एलएनजी भी करो, हाइड्रोजन भी करो, इलेक्ट्रिक भी करो, ये सब बोलते हो, फिर सबने किया तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने मतलब तुम्हारे और तुम्हारे 10 पीढ़ियों में जितना दम होगा, कितना भी तैयार करोगे तो भी पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कम होने के लिए बहुत
कष्ट लेने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और इसलिए अभी बड़े प्रमाण पर इथेनॉल पॉपुलर हुआ, इथेनॉल में जनरेटर सेट बना। अभी हम लोग एग्रीकल्चर में ड्रोन यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ 3000 एकड़ हमने ड्रोन से स्प्रेइंग किया। 1 एकड़ गन्ने के लिए 4 बोरे यूरिया लगता है। अब हमने नैनो यूरिया और नैनो मिश्र खत निकाले हैं। तो जब ये यूरिया हम फेंकते हैं तो 75% वेस्ट होता है, 25% प्लांट को जाता है। अगर हमने ड्रोन से स्प्रे किया तो 75% प्लांट को जाता है, 25% वेस्ट होता है। तो हमारा 4 बोरे के बजाय 2 ही बॉटल लगती है, तो 2 बोरे की बचत है। देखो कितना फायदा हो गया। तो टेक्निकल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हम ऑर्गेनिक सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और बाकी भी बातों स्प्रे कर सकते हैं। अब आज ही मेरे जनसंपर्क कार्यालय में एक युवा लड़का आया था, उसने ड्रोन फ्लेक्स इंजन में यानी इथेनॉल पे बनाया। तो मुझे लगता है कि हमको निश्चित रूप से इथेनॉल का उपयोग जनरेटर में हो सकता है। 4000 करोड़ लीटर डीजल हम केवल ये टेलीकम्युनिकेशन के टावर जो है वहां यूज करते हैं। अगर वो जनरेटर सेट को हमने अगर कन्वर्ट कर दिया इथेनॉल पर तो प्रदूषण भी नहीं होगा, किसानों को भी फायदा होगा। 110 रुपए लीटर के डीजल के बजाय 60 रुपए लीटर का इथेनॉल, उनकी भी बचत होगी। तो अब धीरे धीरे मेरे घर पर इथेनॉल का जनरेटर है। मैं यहाँ बिल्डिंग में रहता हूँ। अभी लाइट गए थे, आज हवा धुंध आई थी, तो मेरा इथेनॉल का जनरेटर तुरंत चालू हो गया। वो ग्रीन है, तो मुझे उसमें किर्लोस्कर ने बना के दिया, किट बनाकर वो जोड़ देते हैं। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में मैंने कहा उनको, अभी ट्रैक्टर वालों के मैंने यूरो 6 का नाम लागू करने की बात आई। सब ट्रैक्टर मालक मेरे पास आए और उन्होंने कहा ये करोगे तो कीमत 1 लाख रुपए से बढ़ेगी, बहुत नुकसान होगा, ये ऐसा होगा, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने बोला आपको ये नहीं करना है ना, एक काम करो, मुझे एफिडेविट करके दो कि 1 साल के अंदर इलेक्ट्रिक के ऊपर, सीएनजी के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर का ट्रैक्टर तुम लॉन्च करोगे। इतना मुझे आश्वासन दो, मैं विड्रॉ कर देता हूं। ये कोई कठिन नहीं है। अभी टाटा और रेलैंड के ट्रक मैंने लॉन्च किया है। आईसी इंजन में इथेनॉल यूज होता है, अपना हाइड्रोजन यूज होता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये फ्यूल, ये जो सेक्टर है, इसमें इतना ताकत है, इतना दम है, इतनी डिमांड है कि हमारे ताकत के बाद 10 गुना ज्यादा भी करेंगे तो फिर एक्सपोर्ट। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मुझे मिली थी, सीलोन के प्रधानमंत्री श्रीलंका के, वो सब अपने से लेने के लिए तैयार है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहली बात, एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल सेक्टर को सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इथेनॉल इज द बेस्ट इकोनॉमी। बायो सीएनजी, बायो एलएनजी। परेली जलती है, अब परेली जलने से दिल्ली में कितने दुष्परिणाम है। अगर परेली जलेगी नहीं पंजाब और हरियाणा में तो प्रदूषण दिल्ली का कम होगा। तो ये वेस्ट टू वेल्थ है, जैसे मैंने नॉलेज टू वेल्थ का, वेस्ट टू वेल्थ है। और इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हम बड़े प्रमाण पर इथेनॉल का निर्माण कर रहे हैं, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी का। बायो इसलिए, ये बायो एविएशन फ्यूल जो है, ये गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करने वाली है। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अल्टरनेटिव फ्यूल। इसमें मिथेनॉल है। अभी हमने ये निर्णय किया है कि डीजल में हम 15% मिथेनॉल डालेंगे। मुझे पता नहीं था, मैं आपको इस कार्यक्रम के लिए जरूर सुझाता कि डॉक्टर सारस्वत जो है नीति आयोग के मेंबर, वो मिथेनॉल में काम करते हैं और वो मैं अनेक सालों से काम कर रहा हूँ। मिथेनॉल का रेट है 22 रुपये लीटर। और अभी आरसीएफ और दीपक फर्टिलाइजर ये मिथेनॉल बनाते हैं। अब भारत सरकार ने दो बड़ी फैक्ट्री डाल रही मिथेनॉल की। जो लो क्वालिटी कोल है उससे मिथेनॉल, कोल गैसिफिकेशन से मिथेनॉल बनता है। अमोनियम नाइट्रेट जो माइनिंग में लगता है वो बनता है। और डीएमई बोलता है, जो डीएमई जो होता है वो एलपीजी में अमेरिका में 40% डालते हैं। और मिथेनॉल डीजल का अल्टरनेटिव है। तो नेचुरली अभी हमारे पास लो क्वालिटी की कोल माइंस छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हमारे विदर्भ में पड़ी हुई, बहुत जगह पड़ी हुई है, आसाम में है। तो हम ये जो कोल, लो क्वालिटी कोल है, इसे मिथेनॉल बनाएंगे। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने मिथेनॉल पर चलने वाले इंजन शुरू किए थे। अब मिथेनॉल पर अशोक लेलैंड के ट्रक 100% मिथेनॉल पर मैंने ही लॉन्च किया है। और कर्नाटक की सरकार ने, मैंने ही बेंगलोर में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कि डीजल में 15% मिथेनॉल डालकर 3 महीने 50 गाड़ियां चलाई गई। वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ। डीजल का रेट 110 रुपये और मिथेनॉल का रेट 22 रुपये। देखो कितनी पैसे की बचत है। तो मिथेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फ्यूल। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये फ्यूचर का फ्यूल है। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, फ्यूचरिस्टिक इंप्लीमेंटेशन एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी। हमें 50 साल दूर का सोचना चाहिए तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। अब हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। जो कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है। जो बायोमास या गंदे पानी से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। और जो हाइड्रोजन हम पेट्रोलियम से बनाते हैं वो ब्राउन हाइड्रोजन है। अभी मैंने मथुरा में एक अच्छा प्रोजेक्ट, वाटर रिसोर्स मंत्री था, मैंने किया था कि मथुरा में वहाँ जो 90 mld स्लज थी, गंदा पानी था गटर का,
उसको शुद्ध करके मैंने ये प्लान बनाया कि इंडियन ऑयल की रिफाइनरी उसको यूज करें। और वो यूज करने के लिए मैंने प्रोजेक्ट ऐसा बनाया था कि 40% गवर्नमेंट देगी और 60% इन्वेस्टर लाएगा। और वो इंडियन ऑयल से कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर वो शुद्ध पानी उनको मिलेगा तो 25 करोड़ साल के वो यूपी कारपोरेशन को, इरिगेशन को देते थे, वो 20 करोड़ हर साल उसको देंगे। और प्रोजेक्ट टेंडर हुआ, पूरा हुआ, 20 करोड़ उसको मिल रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, मथुरा का 90 MLD स्लज का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हुआ। आम के आम, गुठले के दाम। वेस्ट को वेल्थ में क्रिएट करने के लिए वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करो। तो आपको मैं यही कहूंगा कि बड़े प्रमाण पर हाइड्रोजन तैयार हो सकता है। और हाइड्रोजन तैयार करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस है। वर्ल्ड में हिंदुस्तान ये पहला देश है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइजर जिस देश में तैयार होते हैं उसका नाम है इंडिया। और मुझे उसको लॉन्च करने का मौका मिला उस फैक्ट्री में। पर इलेक्ट्रोलाइजर में प्रॉब्लम यह है कि वो जब इलेक्ट्रोलाइजर काम करता है तो 1 kg हाइड्रोजन को 150 यूनिट बिजली लगती है। तो बिजली का भाव 3 रुपए अगर भी पकड़ा जाए तो उससे केवल 150 रुपए तो वही चले गए। तो मेरा सपना यह है कि हमारे पास हाइड्रोजन $1 पर kg मिलना चाहिए। 450 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। मेरे पास हाइड्रोजन की कार है टोयोटा की, उसका नाम है मिराई। मिराई जापानी वर्ड है, उसका अर्थ है फ्यूचर। और हाइड्रोजन मैं फरीदाबाद से इंडियन ऑयल की रिसर्च लेबोरेटरी से भरता हूं। आप क्योंकि गाड़ी में बैठे मर्सिडीज जैसी है, धुआं नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। तो हाइड्रोजन तैयार होगा तो केमिकल फैक्ट्री में, स्टील फैक्ट्री में, इंडस्ट्री यूज के लिए, रेलवे के लिए, हवाई जहाज के लिए, ट्रक के लिए, सब ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए मैंने लॉन्च किया। अभी बेंगलोर में एग्जीबिशन में बहुत से इक्विपमेंट लॉन्च किया। तो हाइड्रोजन अगर इसमें यूज करेंगे तो आज हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, हमारे देश को हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने। 25 लाख करोड़ तो बच जाए, ऊपर से 20 लाख करोड़ बाहर से हमको एक्सपोर्ट करेंगे, इतना फायदा मिलेगा तो देश की इकोनॉमी कहां होगी। और इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक जो है उसमें से एक पॉपुलर फ्यूल है। मैं जब इलेक्ट्रिक की बात करता था और मैंने जब इसकी शुरुआत की तो पत्रकार मुझे पूछते थे गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या छोड़ देना पड़ेगा, क्या कैसा? किसी की गाड़ी बंद नहीं हुई। आज इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही है। और मेरा विश्वास है, मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, मेरे अंडर ही है वो, आने वाले 5 साल के अंदर देश की पूरी बसेस इलेक्ट्रिक पर चलेगी। मैंने मुंबई में डबल डेकर बस इलेक्ट्रिक की लॉन्च की थी, बेस्ट की। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक के फ्यूल है और इलेक्ट्रिक सस्ता है। अब इसमें एक विवाद का मुद्दा आता है कि थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, सोलर पावर, तो उसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आज पहली बात है कि इलेक्ट्रिक में जाकर, अब जैसे यूनिवर्सिटी है, यहाँ ऊपर में सोलर लगा दिया और पार्किंग है, पार्किंग में लगा दिया, बस गाड़ी चार्ज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, मेरे यहाँ इलेक्ट्रिक कार भी है। अब मैं गवर्नमेंट बंगले में रहता हूँ, तो पहले मेरी गाड़ियाँ अलग थी, प्राइवेट थी, तो मुझे पेट्रोल डीजल भरना पड़ता था। अब सरकारी बंगले में लगा तो बिजली फुकट मिल गई, तो मेरे कार का खर्चा ही कुछ नहीं है। और वो बहुत कम है। जहाँ 100 रुपए का पेट्रोल लगता है वहाँ 5-6 रुपए की बिजली लगती है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। इलेक्ट्रिक के 3 व्हीलर आए, इलेक्ट्रिक के 4 व्हीलर गाड़ी आई। मैं बहुत लोगों को बता रहा था इलेक्ट्रिक जाओ, इलेक्ट्रिक जाओ। एक बहुत देश के बड़े उद्योगपति पहले 5 में से, उनको मैंने बहुत समझाया कि गो फॉर इलेक्ट्रिक। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ कि अभी मुझे मिले थे, बोले वी मिस द बस, हमने तुम्हारा सुना नहीं, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतने जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब हमने बस मिस की। जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक कार नहीं बनी वो मार्केट में उनका 5% सेल कम हुआ, और जिन्होंने बनाई, जिनको मैं धक्का लगाता था, महिंद्रा एंड टाटा, उनका सेल 5% बढ़ गया। स्वदेशी, स्वावलंबन एंड स्वातंत्र, अपनी इंडियन कंपनी का बढ़ गया। तो मेरा आपको यही कहना है कि इलेक्ट्रिक, ये भी बहुत, इलेक्ट्रिक ट्रक भी अभी लॉन्च हो रही है, मुझे ये आमंत्रण दिया। इलेक्ट्रिक बसेस, डबल डेकर, लग्जरी बसेस आ रही है, वो दिन दूर नहीं है। अब इसकी कीमत ज्यादा क्यों होती है कि जब हमने इलेक्ट्रिक शुरू किया तब पर डॉलर $150 पर किलोवाट पर आवर लिथियम आयन बैटरी की कीमत थी। अब क्या हुआ है, अब लिथियम आयन बैटरी की कीमत आई है $112 पर किलोवाट पर आवर। और मेरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर लिथियम आयन बैटरी की कीमत $100 पर किलोवाट पर आवर आएगी, तब पेट्रोल और डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत समान होगी और खर्चा 10% होगा। तो आप किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है, खुद होकर ले जाएगा। पहले इसका कैंपेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं। जो 30,000 रुपये खर्चा कर रहा है और उसका खर्चा अगर 2,000 रुपये आएगा और मेंटेनेंस कॉस्ट 0 हो जाएगी, तो उसको बोलने की जरूरत क्या है, झक मार के लेगा वो।
तो आप चिंता मत करिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। इफ द इकोनॉमिक वायबिलिटी इज देयर 100% वो हो जाएगा। तो आप इलेक्ट्रिक भी आ गई, हाइड्रोजन भी आ गया, इथेनॉल भी आ गया, मिथेनॉल भी आ गया, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी आया। तो पहली बात, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में फ्यूल बदलने से प्रदूषण कम होगा। अब दूसरी बात जो है जिस पर हमने काम शुरू किया है, मैं 200 रोपवे, केबल कार और फेनाकुलर रेलवे बना रहा हूं, और वो अभी 10 का ऑर्डर भी हो गया। और मैं अभी शहरों के लिए अर्बन ट्रांसपोर्ट, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो बंगलोर में मैंने वर्ल्ड के पूरे लोगों को बुला के हमने भी कॉन्फ्रेंस ली थी, डॉपल मेयर, प्यूमा, सब कंपनी आई थी। और हांगकांग में एक बस है हवा में, डबल डेकर बस, तो मैं अब बेंगलोर के लिए उसके ऊपर अध्ययन कर रहा हूं कि ऊपर की हवा के हवा में 250 लोग ऊपर चले जाए, बस की जरूरत ही नहीं। धवला कुआं से मानेसर अभी एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं हम लोग, वो ऊपर के ऊपर पॉइंट्स चलेंगे, वहाँ 3 लाख पीसीयूज का ट्रैफिक है। अभी कहेंगे गुड़गांव दिल्ली से बहुत तकलीफ वाला रास्ता है। अभी मैं द्वारका एक्सप्रेस है ओपन करेंगे, थोड़ा थोड़ा कम होगा पर बहुत ज़्यादा है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री सब जगह पर हम बना रहे हैं। मैं हिमाचल प्रदेश गया था, तो मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री को कहा कि हिमाचल प्रदेश में जितने पहाड़ हैं उतने पहाड़ को रोपवे से जोड़ दो, और जो चढ़ने के लिए वो फेनाकुलर रेलवे वो लगा दो, तो पहाड़ से गाड़ी ऊपर जाएगी खींचे कर, और ऊपर से केबल कार जाएगी, तो जरूरत ही नहीं है डीजल पेट्रोल की। तो अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट मॉडल्स अवेलेबल ऑन इलेक्ट्रिक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, ये भी पर है। अभी मैं दिल्ली से जयपुर एक रोड बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक हाईवे, वो केबल होगी। और मैं अभी स्कोडा अपना जेकोस्लाविया गया था प्राग में, और वहाँ मैं स्कोडा के फैक्ट्री में गया था, उनकी 3 बसेस लग गई थी ट्रॉली इलेक्ट्रिक पर। अब मेरे मन में ऐसा है कि बस में बिजनेस क्लास होगा, इकोनॉमिक क्लास होगा, दिल्ली टू जयपुर हम लोग इलेक्ट्रिक केबल डालेंगे, और वो बस जो है वो 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर जाएगी। लैपटॉप देख सकेंगे, बैठकर बुकिंग करके आपको चेयर पे बिल्कुल बैठोगे, और आपको नाश्ता विमान में मिलता है वैसा नाश्ता, चाय, पानी मिलेगा, और टिकट रेट डीजल की तुलना में 30% कम होगा। तो नेचुरली ये पॉपुलर होगा। अभी मैडम डीजल बसेस चला रही होंगी सूरत में, तो उसमें इलेक्ट्रिक केबल बस होगी, तो कॉस्ट कम है। नागपुर में कर रहे हैं हम लोग अभी। तो ये जो टेक्नोलॉजी के कारण प्रदूषण को हम कम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, दैट इज वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो है कि जो स्पेसीज ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेती है उसको हमने लगाना चाहिए। जैसे आपको मालूम है, इसमें काफ़ी डिटेल में अभी एक साउथ इंडिया में एक विलन का काम करते हैं, सयाजी शिंदे करके, बहुत पॉपुलर एक्टर है, तो मेरे पास है, वो एक काम करते हैं। तो औरंगाबाद में पैठन के पास अभी हमने बड़ के पेड़ थे 100 साल पुराने, 80 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। हम पेड़ को काटे नहीं, उसको ट्रांसप्लांट करें, और नीम और बाकी पेड़ जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्लांटेशन करें, बाम्बू का प्लांटेशन करें। अब ये बड़े प्रमाण पर हमने 4 करोड़ 76 लाख 3 मीटर के पेड़ लगाए NHI में, और अभी ट्रांसप्लांट भी करीब 76,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। तो ये दोनों क्षेत्र में काम करेंगे तो हमारे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बनेगा तो प्रॉब्लम है नहीं। देखो, फ्लैश के समय मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, शीला दीक्षित मंत्री थी दिल्ली में, मैं दिल्ली जाता था, फ्लैश की पॉलिसी करो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर कोई फ्लैश लेके जाएगा तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट ये पावर स्टेशन वाले देंगे। और आज फ्लैश के लिए झगड़ा चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन में मिलती नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि फ्लैश हम यूज़ कर रहे हैं, वैसा अभी स्टील स्लैग जो स्टील फैक्ट्री में मिलती है उसको यूज़ कर रहे हैं। बाम्बू का क्रैश बैरियर हमने सक्सेसफुली बना लिया, सब टेस्ट हो गई है। हम रबर और प्लास्टिक, वेस्ट प्लास्टिक बिटुमेन में डाल रहे हैं, और आने वाले समय में हम फ्यूल में चेंज करके अगर पेट्रोल डीजल के बजाय अगर बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल पे जाएंगे तो प्रदूषण कम होगा। और इसलिए छोटी मोटी बातें तो जो है वो आप करी है, पर ये बड़े प्रमाण पर बातें होगी जो एयर पोल्यूशन में कम करेगी। तो वाटर पोल्यूशन के लिए जो मैंने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में अगर हम टेक्नोलॉजी लाएंगे तो बड़े प्रमाण पर इसमें हमारी बचत होगी, कचरे से पैसा मिलेगा। और जब कचरे में वैल्यू क्रिएट होगी तो कचरे के लिए दंगे होंगे, झगड़े होंगे। जैसे फ्लैश के लिए पॉलिटिकल प्रेशर आता है, इसको दो उसको दो, तो कारपोरेशन और नगर परिषद के कचरे के लिए आने वाले समय में झगड़े होने वाले हैं। मैं NDTV के 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में पिछले 5 साल से जाता हूँ, और अमिताभ बच्चन और मैं दोनों रहते हैं। मैं यहाँ एक फ्लैट में रहता हूँ, मेरा एक मशीन है एक्सेल इंडस्ट्रीज का, अपने विद्यार्थी परिषद को श्रॉप करके उन्होंने बहुत मदद की है, इमरजेंसी में भी करते थे। तो उन्होंने एक मशीन तैयार किया है, उसमें रोज का काड़ी कचरा जो कुछ निकलता है ऑर्गेनिक वेस्ट, वो डालने से उसका खाद तैयार होता है। मैंने घर में मशीन लाया, और मेरे घर में 7 बालकनी है, और मैं टमाटर वगैरह सब लगाता हूँ,
और घर की सब्जी खाता हूँ। तो मैंने अमिताभ बच्चन को कहा कि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, तुम भी तुम्हारे यहाँ किचन गार्डन तैयार करो। अब अमिताभ बच्चन ने पिछले साल के कार्यक्रम में मुझे बताया कि मेरे घर पे किचन गार्डन है, गार्डन में उगाई हुई सब्जी रोज खाता हूँ और आपकी याद करता हूँ। अगर आपने ये कचरे के छोटे छोटे घर में, हमारे यहाँ मराठी में वर्मी कल्चर को गांडूळ खत कहते हैं, अगर आपने बनाया तो ये भी यूज हो सकता है। तो छोटे छोटे प्रयासों से हम इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वाटर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे को जो 3 डिलीट मिली है वो वाटर कंजर्वेशन में मिली है। मैंने अभी तक करीब करीब 1,00,000 तालाब बनाए। ये पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में मैंने 36 लेक बना के दिए, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में बना के दिए, फुकट में। जो प्रिंसिपल है, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मेरे यहाँ 3 कुएं मेरे खेती पर, 1.5 घंटा पंप चलता था। अभी मैं वहाँ सोलर पंप लगाया, 7.5 हाउस पावर के 3 पंप लगाए, पूरा 60 एकड़ का इरिगेशन होता है। मैंने सुंदर फार्म हाउस बनाया। ये हबीब खान जो है आर्किटेक्ट, ये हिंदुस्तान के बड़े मशहूर आर्किटेक्ट, कॉर्पोरेशन अध्यक्ष थे, इन्होंने डिजाइन किया है। 3 मंजिले का घर है, और मैंने एक फैक्ट्री लगाई, फ्लैश और प्लाईवुड और थर्मोकोल डाल के दीवारें बनाई, और उसकी स्लैब भी डाल दी और उसकी दीवारें भी कर दी। प्लास्टर की जरूरत नहीं। मेरा एक सपना है कि 1000 रुपये स्क्वायर फीट से मैं स्मार्ट विलेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 लाख रुपए में अच्छा घर। तो मैं आपको यही कहूँगा कि वेस्ट टू वेल्थ में प्रूवन टेक्नोलॉजी अनेक है, कुछ ट्रेडिशनल है, कुछ इंटरनेशनल है, और हमारे छोटे छोटे प्रयासों से हम परिस्थिति को बदलने वाले हैं। और जब तक इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम सस्टेनेबल जीवन नहीं दे सकते। जो यूनो में चर्चा होती है हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसका मतलब यही है कि हमारे लोगों को, जनता को अच्छी सर्विसेज हेल्थ में मिलनी चाहिए, पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ, मेरे यहाँ पानी बनता है, तो पानी मेरे यहाँ नल का नहीं है, हवा से पानी बनता है, और मैं हवा से पानी पीता, वही पानी पीता हूँ। मेरे यहाँ नारायण राणे करके हमारे एमएसएमई के मंत्री आए थे 4-5 दिन पहले, वो पानी 4 ग्लास पानी नाश्ता के लिए पानी पीने लगे। बोले इतना अच्छा पानी है, टेस्ट उसकी। तो मैं हवा से तैयार हुआ पानी पीता हूँ, 100% प्योर। तो अब लोगों में ऑर्गेनिक फूड के बारे में कॉन्शियसनेस आया है, और आने वाले समय में बढ़ रहा है, और इसमें बहुत पोटेंशियल है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। इन सब बातों को प्रूव करके उपक्रमों को यशस्वी करना। और जब आप ऐसी बातें करते हो लोग विश्वास ही नहीं रखते, तो मैंने अच्छा किया, मैं जितनी बातें कर रहा हूँ वो 90% मेरे यहाँ प्रूवन एग्जाम्पल है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो नो वन कैन चैलेंज मी कि चल देख ले। तो मेरा आपको यही कहना है कि केवल थीसिस मत लिखो, पेपर मत लिखते रहो, कुछ करो। मैं एक बार मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था, तो मैं पुणे से मुंबई तक का मैंने टेंडर रिजेक्ट कर दिया। रिलायंस का धीरू भाई अंबानी थे उस समय, बहुत लोग नाराज हुए मेरे ऊपर। और जब मैं वो हाईवे के लिए पुणे गया था, तो एक पत्रकार ने मुझे पूछा तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। तो हाईवे उस समय जो 3600 करोड़ का टेंडर है, 40,000 करोड़ का था जो मैंने रिजेक्ट किया था। तो मैंने कहा हमारे पास 5 करोड़ है। बोले कितने दिन में करोगे? 2 साल में। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या हमको मूर्ख समझते हो क्या, 5 करोड़ है और 40,000 आज के और उस समय के 3600 करोड़, तुम हाईवे बनाओगे? तुम्हारे पास क्या है? तो मैंने नेचुरल एक जवाब दिया था, वो पूरा आप अन्यथा मत लो। मैंने बोला था इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। तो ये धंधा मत करिए आप, डोंट वेस्ट योर टाइम। बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर, करा के दिखाओ। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, ठोकना मारने में कोई मतलब नहीं। यू हैव टू प्रूव इट। और आप ऐसी लीडरशिप दो जो मैं अक्सर कहता हूँ, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। इवन आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। जो करना है करो, ठोको, फलाओ। तो आप कुछ करके दिखाओ। आप ही देश का भविष्य है, आप ही करेंगे तो एक दिन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में 2070 में कार्बन न्यूट्रल की तरफ हमको जाना है। हम सब गति बढ़ाएंगे तो हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। उस कार्य के लिए मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, धन्यवाद।